नमस्ते बच्चों। कल हमने परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास की बात की थी और हमने सीखा था किस प्रकार से परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया था। और आपको याद ही है कि परमाणु के द्रव्यमान को हमने किस में ज्ञात किया था? AMU। तो कमेंट्स में आप इस AMU की फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम है वो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। फिर आप अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो बेटा आज हम जो पढ़ेंगे, अपना जो नया टॉपिक है वो यही है कि औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिखा बेटा? औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। आज का अपना ये टॉपिक है। बात करते हैं कि बेटा समस्थानिकों की खोज के कारण कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान थे, समस्थानिक, इंग्लिश में क्या बोलते हो बेटा इसको आप? आइसोटोप्स। हमने बात की थी कि समस्थानिकों की खोज के कारण कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान था वो पूर्णांक में नहीं हो पाया। पूर्णांक मतलब होल नंबर की बात करते तो हम ये कह सकते हैं कि समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है वो पूर्णांक में नहीं हो पाए, नहीं होते हैं। तो इसके लिए उन तत्वों के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हो कि समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो पूर्णांक में नहीं होते। समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण कुछ तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो पूर्णांक में नहीं होते हैं। अतः उन तत्वों के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो बेटा बोर्ड पे लिख देता हूं जिससे आप साथ में नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि समस्थानिकों मतलब आइसोटोप, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक मतलब होल नंबर पूर्णांक में नहीं होते हैं। ऐसे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, ऐसे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास के रूप में ज्ञात करते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समस्थानिक की उपस्थिति के कारण कुछ तत्व थे उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो पूर्णांक में नहीं होते। तो उनके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। इसके लिए एक छोटा सा हम फॉर्मूला काम में लेते हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा है बेटा मैंने, XAYBZC, X + Y + Z। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये XYZ का मतलब क्या है और A, B और C का मतलब क्या है। तो यहाँ से हम समझें कि A, B, C क्रमशः समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है।
ABC क्या बेटा, समस्थानिकों का क्रमशः, ABC क्रमशः समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है। XYZ जो लिखा है XYZ, ये इससे लिख लो उसको, ABC समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है। XYZ क्रमशः A, B तथा C समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा है। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका था कि औसत परमाणु द्रव्यमान जब आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, XA + YB + ZC और नीचे XYZ। तो ये XYZ तो इन समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा है, ABC जो समस्थानिक है उनका परमाणु द्रव्यमान है। एक चीज़ समझा, तो जैसे आपने पढ़ा क्लोरीन, Cl की बात कर ले, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते बेटा, एक तो होता है Cl35 और एक होता है Cl37। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनका जब हम परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये समस्थानिक पाए जाते हैं, इनके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसके मैं आपको एक या दो सवाल करवा देता हूं जिससे आपको थोड़ा इजीली कंसेप्ट वो समझ में आ जाएगा। माइंड में ये बात क्लियर करने की, परमाणु द्रव्यमान हमने कल पढ़ा था। औसत परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता कहाँ पड़ी, जहाँ पर एक से ज़्यादा तत्वों के जब समस्थानिकों की खोज हुई कि एक ही तत्व के 3-4 समस्थानिकों की खोज हुई, तो उस परमाणु का कौन सा द्रव्यमान माने, तो हमने उन सभी समस्थानिकों को क्या निकाल लिया, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसके हम एक या दो सवाल ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर सकते हो। जैसे आपकी कोई चीज़ लिखने में रह गई है तो वो आप बाद में भी नोट कर सकते हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो एक क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूं कि क्लोरीन के, समझना यहां से, क्लोरीन के दो समस्थानिक, क्या लिखा है, क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 तथा Cl37 है। अर्थात क्लोरीन के दो समस्थानिक आपको दिए गए हैं, एक है Cl35, दूसरा है Cl37 है। उसके बाद आगे क्या दिया सवाल में, इनका आपेक्षिक अनुपात, इनका आपेक्षिक अनुपात 3:1 है। इनका आपेक्षिक अनुपात 3:1 है। आता है क्लोरीन का या क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात करें। दो बेटा, आप सवाल में क्या समझाया है कि सवाल के अंदर अपने को ये दिया गया है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक है, एक तो Cl35 है, एक ऐसा समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 35 है और दूसरे वाले की द्रव्यमान संख्या कितनी बेटा, 37 है। और इनका आपेक्षिक अनुपात 3:1 है। अर्थात ये प्रकृति में ये 3:1 पाए, इसका 3:1 होगा तो इसका 1:1। तो आइडिया अगर आप देखना चाहो तो ये हो जाएगा 75% और ये हो जाएगा 25%। तो फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या था कि औसत परमाणु द्रव्यमान जब आपको ज्ञात करना हो, औसत परमाणु द्रव्यमान जब आपको ज्ञात करना है तो करना क्या है कि इसका मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 35। मतलब इस परमाणु, इस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 है और इसका 37 है। अब इसकी आपेक्षिक अनुपात कितना, 3, तो 3:35 प्लस इसका आपेक्षिक अनुपात 1 है तो 1:1 × 37, और जो आपेक्षिक अनुपात या प्रतिशत मात्रा दे रखी है XYZ, उनको हम लास्ट में जोड़ देते हैं तो 3 + 1
अब इसको हल करना है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं। तो इस समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 35 है, इसका आपेक्षिक अनुपात 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 35 प्लस इसका 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 37। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा 105 प्लस इसको करोगे 37 डिवाइड में कितना आएगा बेटा 4। अब 105 में 37 जोड़ोगे तो बेटा कितनी संख्या आ जाएगी आपकी 142 बट्टे 4, और 142 में आप 4 का भाग दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी संख्या आएगी 35.5। और परमाणु द्रव्यमान को हम किस में ज्ञात करें, यू में। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बेटा कितना आता है 35.5। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5। और जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी मैंने उनको औसत परमाणु द्रव्यमान लिखाया था और वहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखाया था, और वहाँ पर हमने क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखा था 35.5। अगर यहाँ से आप समझना चाहो तो यहाँ से आप ये आइडिया लो कि औसत परमाणु द्रव्यमान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्बन का एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, एक की 13 है और एक की 14 है, तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। अब हम बोले कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान तो इन सभी का औसत निकालने पर ही ज्ञात होता है। तो बड़ा उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम एक सवाल की और बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो करना क्या है वो सुन लेना कि जिस समस्थानिक का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको उसकी प्रतिशत मात्रा के साथ गुणा कर दो और सबको फिर जोड़ दो और कुल प्रतिशत मात्रा 100 आएगी। जैसे या तो अनुपात हो 3:1 तो 4 आ गया, और प्रतिशत में हो तो 100 आएगी, तो इन सबको आप जोड़ सकते हो। इसके बाद बेटा हम आगे बात कर रहे हैं। इतना होने के बाद कि एक नेक्स्ट सवाल और एक सवाल और कर लेते हैं जो थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। सवाल एक हो गया, अब एक और सवाल हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से, स्ट्रांसियम के एक नमूने का मतलब बेटा सैंपल, तो स्ट्रांसियम के एक नमूने में 3 समस्थानिक है। मतलब आपने कहीं से स्ट्रांसियम लिया, उस स्ट्रांसियम में 3 प्रकार के स्ट्रांसियम के 3 समस्थानिक है जिनकी प्रतिशत मात्रा तथा परमाणु द्रव्यमान निम्न प्रकार है। तो बेटा पहले तो आप बता सकते हो कि स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगर किसी को बच्चे को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और प्रतीक क्या होता है बेटा, स्ट्रांसियम 38 पे आता है, प्रतीक होता है इसका SR। स्ट्रांसियम को किससे लिखते हैं बेटा, SR से। प्रतीक होता है SR, परमाणु क्रमांक 38। तो स्ट्रांसियम के 3 समस्थानिक अपने को यहाँ दिए हैं, तो उनकी बात करें, समस्थानिक, प्रतिशत मात्रा, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, उनका परमाणु द्रव्यमान। अब स्ट्रांसियम में जो समस्थानिक है वो 3 है, तो बेटा समस्थानिक का परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, अंतर किसमें आता है, परमाणु द्रव्यमान में। तो एक तो है 86, एक का है 87 और एक का 88, ठीक है। और इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो है 9.86। सवाल है बेटा एक बार देख लेते 2 मिनट। 9.86, दूसरे की है 7.58 और तीसरे की इसमें 82.56। तो मतलब जो स्ट्रांसियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 86 है उसकी प्रतिशत मात्रा 9.86, दूसरा समस्थानिक जो द्रव्यमान संख्या 87 है
उसकी प्रतिशत मात्रा 7.58, तीसरे वाला की 82.56 है। और इनका जो परमाणु द्रव्यमान जो दिया है वो ये दिया है 85.91, 86.91 और 87.91। तो ये मान आपको दिए। अब हमें इसको हल करना है। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रांसियम का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमने क्या सीखा था बेटा कि औसत परमाणु द्रव्यमान अगर आपको ज्ञात करना है तो तरीका क्या होगा कि उसके परमाणु द्रव्यमान को उसकी प्रतिशत मात्रा के साथ गुणा कर दो। तो कैसे लिखेंगे, 9.86 इंटू 85.91 प्लस ये हो गया आपका, दूसरा क्या है 7.58 इंटू 86.91, तीसरा इसकी प्रतिशत मात्रा 82.56 इंटू 87.91 हो गया। अब तीनों की प्रतिशत मात्रा को जोड़ दो तो 9.86 प्लस 7.58 प्लस 82.56। बेटा अब आप इसको हल करोगे, अब आपको समझ आ रहा हो कि इस प्रकार के जब हम सवाल को हल करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको जब आप हल करोगे तो जो स्ट्रांसियम का औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा, स्ट्रांसियम का जो औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा वो आएगा आपका 87.63 यू। कितना आएगा, 87.63 यू। तो बस अपने को इस क्लास से इतना ही समझना था कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। हम केवल उसी की बात कर रहे हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसके मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल हो गए, अपने 2 सवाल हो गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि औसत परमाणु द्रव्यमान, हमें औसत परमाणु द्रव्यमान की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों की खोज हो गई। अब किसी का द्रव्यमान 12, किसी का 13, किसी का 14, तो उस तत्व का कौन सा परमाणु द्रव्यमान माने, इसलिए हमने उन तीनों का औसत, जितने भी समस्थानिक थे उन सब का औसत हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसके पश्चात बेटा छोटा सा टॉपिक वो लेते हैं अपना। तो ये तो क्या टॉपिक था आपका, औसत परमाणु द्रव्यमान। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, या इसको नोट कर लिया होगा आपने, वैसे स्क्रीनशॉट ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ से आप गौर से समझना कि एक तो आपने बेटा लिखा था टॉपिक, कल पढ़ा था हमने, परमाणु द्रव्यमान, जिसको आपने नाम दिया था एटॉमिक मास। परिभाषा क्या लिखी थी बेटा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। आपने परिभाषा क्या लिखी थी कि किसी तत्व का एक परमाणु, याद आए तो, किसी तत्व का एक परमाणु C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कहलाता है। अब बेटा आज हम बात करेंगे बेटा आणविक द्रव्यमान। क्या लिखा बेटा, आणविक द्रव्यमान, जिसको आप कहते हो बेटा अणुभार। आणविक द्रव्यमान या अणुभार, इंग्लिश में बात करें तो बेटा मोलिक्यूलर मास या मोलिक्यूलर वेट। तो ये ध्यान रखना कि आज का टॉपिक अपना क्या है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन तो आपको पता थी। अब हम किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, आणविक द्रव्यमान की। तो बेटा डेफिनेशन सेम वही है कि जहाँ पर आपने परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, अब वहाँ पर आणविक का मतलब अणु की बात करेंगे कि किसी अणु का भार C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वो उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता। लिख देता हूँ कि
किसी अणु का भार, किसी अणु का भार C12 समस्थानिक के 1/12 भाग से, किसी अणु का भार C12 समस्थानिक के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह उसका आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। तो बेटा परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका आपको अणुभार या आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना होता है। तो डेफिनेशन तो सिंपल से तरीके से हमने लिखी थी कि किसी अणु का भार C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है उसे हम उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहते हैं। अब बेटा बात आपकी ये बनती है कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है, किसी यौगिक या अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सब परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसका आणविक द्रव्यमान। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया जाता है। तो लिखेंगे कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल समझेंगे बेटा डिटेल से, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि आणविक द्रव्यमान या अणुभार अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काम में भी आता है। तो याद क्या रखना आपको कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार की जो परिभाषा है सेम परमाणु द्रव्यमान की तरह होगी, बस जहाँ परमाणु शब्द लिया था वहाँ हम क्या ले लेंगे, अणु, कि किसी अणु का भार C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह उसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। और ज्ञात कैसे करेंगे कि उस अणु में जितने भी आपके परमाणु होंगे उन सब के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान या अणुभार। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर इनकी इकाई क्या होगी, परमाणु द्रव्यमान को आपने किस में लिखा था, यू में, तो आणविक द्रव्यमान या अणुभार को भी आप किससे लिखोगे, यू। यू का मतलब बेटा कल बात हुई थी, यू का मतलब यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम 2-3 इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हमें इसको किस प्रकार से हल करना है। हाँ, एक चीज़ और, आणविक द्रव्यमान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब मैंने कल आपको कुछ परमाणु के कुछ एटम के आपको एटॉमिक मास लिखाए थे, और मैंने कहा था कि इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ये 11th और 12th दोनों में आपके काम में आएंगे। देखो बेटा इसके 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, कुछ सिंपल से 2-3 कंपाउंड लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मेथेन का आणविक द्रव्यमान। क्या लिखा बेटा,
मेथेन का आणविक द्रव्यमान। अब सबसे पहले तो बेटा आपको मेथेन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मेथेन के लिए आप सब जानते हो बेटा, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 मेथेन होता है। अब मेथेन में दो परमाणु, एक तो है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। तो कल आपको याद हो तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपने कितना लिखा था बेटा? 12। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बेटा आपने कितना लिखा था? 1। याद होगा बिल्कुल, क्लास अटेंड किए जिन बच्चों ने, कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास आपने कल कितना लिखा था बेटा? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिखा आपने? 1। अब देखो इसको तो हल करते हैं। CH4 मेथेन है, कार्बन कितना बेटा आपका? 1, और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। फिर प्लस का निशान। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4। हाइड्रोजन कितने? 4, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कुल इसको कितना होगा? 12। तो 12 और 4 कितने में? 16। तो मेथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 16 होगा, 16 होगा, 16। तो ये होगा मेथेन का आणविक द्रव्यमान। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपको परमाणु द्रव्यमान याद है परमाणुओं के, तो आप आसानी से उनको जोड़ के आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते बेटा, H2SO4 का मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, आणविक द्रव्यमान। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को क्या बोलते हो आप बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम ये भी सुनना होगा, रसायनों का राजा। रसायनों का राजा किसको बोलते हैं? H2SO4। तो बेटा एक चीज बताओ, फलों का राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? कमेंट्स आएगा आम को। तो बता दो बेटा, फलों की रानी कौन होती है? कोई जवाब है? नहीं है। उसी प्रकार रसायनों का राजा तो H2SO4 को बोलते हैं, लेकिन रसायनों की रानी नहीं है। तो कुछ राजा इस प्रकार के हैं यहाँ पे जिनकी रानियाँ नहीं है बेटा। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमें इनके प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूँगी जिससे आपको इजीली समझ में आइए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो, सॉरी परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कल लिखा था हमने। सल्फर का बेटा कितना लिखा था कमेंट्स में जल्दी? 32। और ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। क्लियर है बात? अब देखो इधर जोड़ लो। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। सल्फर कितना? 1, और एक सल्फर का कितना होता है? 32। तो मल्टीप्लाई 32। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4। तो 4 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। बेटा जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा आंसर, जल्दी से बेटा, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दो कि इसका आंसर कितना आएगा बेटा। कितना है बेटा आंसर? चलो जो भी आएगा आपने लिखा हुआ कमेंट्स में लिख देना। 98 यू आएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? 98। तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस परमाणु द्रव्यमान पता हो तो हम आसानी से आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते। एक बड़ा ले लेते एग्जाम्पल, यहां लिख लो बेटा ग्लूकोज। अब हमें पहले फॉर्मूला आना चाहिए कि बिना फॉर्मूले के हम पॉसिबल नहीं है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था बेटा? C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान C6H12O6। अब देखो लिखा हुआ था कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब देखो कार्बन कितने बेटा? 6। एक कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना बेटा? 12 हाइड्रोजन का होता है 1। ऑक्सीजन कितने? 6 और एक ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है?
32। इसको आप कैलकुलेट करोगे कुल टोटल तो आपका 180 U आएगा। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ? 180 हो गया। तो बेटा इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है कि आणविक द्रव्यमान या अणुभार में आपके कोई अंतर नहीं आएगा, आप इसको ईजिली याद कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बस इतना से याद है कि कल मैंने परमाणु द्रव्यमान आपको लिखाए थे, उनको फिर से एक बार रिपीट कर लेना। उसके बाद अब मैं कुछ 3-4 सवाल दे रहा हूँ, उनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा बात करें, तो कुछ एग्जाम्पल है बेटा। एक तो लिख दिया मैंने HCl, नंबर 1 HCl, नंबर 2 HNO3, नंबर 3 CH3COOH, नंबर 4 C6H6, नंबर 5 Na2SO4, नंबर 6 बड़े सिंपल सा जल, अमोनिया, बहुत काम में आएंगे। और नंबर 8 पे और कंपाउंड ले लेते बेटा आपका HCOOH। तो इनमें जितने भी परमाणु लिखे हैं उन सब का आपको मैंने परमाणु द्रव्यमान लिखा रखा है। तो उम्मीद है आप इन सब का क्या ज्ञात कर लोगे? आणविक द्रव्यमान। उसको नोटबुक में नोट करना और उसकी पिक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, जिससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन स्टूडेंट है वो मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। इसके साथ आपको कितना समझ में आया इसका भी मूल्यांकन मुझे हो जाएगा। बेटा इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं।